हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल अपन इस क्वेश्चन पे थे, ये वाला 89, क्वेश्चन नंबर 89। समीकरण संख्या Z1 व Z2 के लिए अपने को दे रखा है कि मोड Z1 का स्क्वायर मोड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल है मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा मतलब सत्य है, इमेजिनरी ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल 0, या फिर रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल 0, या फिर रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 का इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2। तो यहाँ से इसने किया है आर्ग्यूमेंट निकाल के, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें। सपोज Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल है मोड Z स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से इसको अपन सॉल्व करें वन साइड को। ठीक है, वन साइड क्या है, स्क्वायर क्या होता है, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का बार, ऐसा ही होता है ना। तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, Z1 का ये क्या बोलते हैं, Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार, ये होगा। अभी यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से ये दोनों को अपन लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ये हो सकता है प्लस मोड Z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने को इसकी वैल्यू 0 आ रही है, Z1 Z2 बार, क्योंकि अपने को दे क्या ही रखा है। इसको मैं इससे लिखती हूँ, इसको मैं सॉल्व करूँ ये वाली साइड को। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 का अपॉन Z1 प्लस Z2 का बार। ठीक है, इसको ओपन करें तो Z1 प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 बार। ओके, देन इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लाई Z1 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 बार। डन। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देन मोड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार, और ये होगा मोड Z2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब इसके इक्वल ये दे रखा है, इधर लेफ़्ट साइड में क्या रखा है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। अब ये अपने पास क्या रहा है, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, यही आ रहा है ना, इक्वल 0 आ रहा है। यहाँ से इसको अपन क्या कर सकते हैं, Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का बार, यही आएगा। इसको ओपन करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा। तो हमें यदि इसको मैं Z मानूँ और इसको Z बार, ये इसी का तो बार है, तो Z1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल 0, यही तो मिल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से और कुछ भी मिल रहा है क्या, हमें इतना मिला कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार का क्या है, 0 है। Z1 Z2 बार का इससे कुछ बन पड़ रहा है क्या, इसमें पूछा है Z1 अपॉन Z2 बार का रियल पार्ट 0 है। तो यहाँ से कुछ पॉसिबल है जिससे अपन निकाल सकें कुछ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 इक्वल 0, दोनों बन सकते हैं इससे। तो Z1 बार Z2 और Z2 बार Z1 का रियल पार्ट 0 हो, कुछ बन सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये रियल पार्ट इसका 0 आ रहा है, तो इसको इससे कैसे अपन कनेक्ट कर पाए। इसने किया है Z1 का Z2 को A मान लिया, स्क्वायर ऐसे कर दिया, तो
यहाँ पे आर्ग्यूमेंट निकाल लिया Z1/Z2 का, जो π/2 के इक्वल आया। तो Z1/Z2 का ये क्या आ गया, अच्छा इसने पहले मॉड आएगा, फिर आर्ग्यूमेंट आ गया, तो अपने पास इसको ऐसे पुट कर दिया π/2 को। डन, ये 0 हो गया, प्लस आयटा हो गया, यहाँ से ये आयटा हो गया। Z1/Z2 इक्वल Z1/Z2, ये आयटा हो गया, मतलब यहाँ से रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 इक्वल 0 आ गया। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, बट उससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे ऐसा होगा क्या। यदि ये हुआ तो अपन कल जो सेक्शन अपलोड करेंगे, कल जो क्लास अपलोड होगी, उसमें हम जितने भी अपने डाउट्स थे जो लास्ट टाइम अपने आए थे वो सबको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखो कहाँ पहुँच गए। देखो इसने ऐसे करा है इसको कि इसने रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 निकालना है, मतलब अपने को Z1/Z2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसने Z1 को R1 cos ऑफ थीटा माना है, R1 e⁻θ, Z1 को इसने मान लिया R e⁻θ1, इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। Z2 को मान लिया R2 e⁻θ2 मान लिया, तो इसको खोला तो Z1 इक्वल R1 cos θ1 प्लस आयटा sin θ1, और Z2 हो गया R2 cos θ2 प्लस आयटा sin θ2। तो यहाँ से इसका स्क्वायर जो अपने को गिवन है ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो इसके बराबर आया 0। तो यहाँ से ये 0 होगा, ये तो 0, R1 R2 तो ये डिस्टेंस है, ये तो 0 हो नहीं सकती, तो cos θ1 माइनस θ2 इक्वल 0 हो गया। अब cos θ1 θ2 कितना होता है, 0 कब होता है, cos θ 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल π/2, तो यहाँ से θ1 माइनस θ2 इक्वल π/2 आ गया। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो इसको इक्वल क्या आ गया, π/2 आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 क्या होता है, यही होता है ना, Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो ये π/2 आ गया अपने पास। तो इसको मान लिया Z1/Z2 का आर्ग्यूमेंट आ गया, तो मोड Z1/Z2 वही फॉर्म लगा दी जहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट आ गया। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि ये रियल पार्ट तो 0 हो गया, बचा आयटा वाला पार्ट, यही अपने को निकालना था। नेक्स्ट है, यदि अल्फ़ा तथा बीटा दो ऐसी अशून्य सम्मिश्र संख्या हैं। एक सेकंड में आ रही हूँ, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए स्किप कर देना। तो क्वेश्चन दे रखा है, अल्फ़ा तथा बीटा दो ऐसी अशून्य सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, नॉन नेगेटिव है, ताकि ऐसी संख्याएं जिनका मोड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो कोणांक इसका तो क्या है, कोणांक अल्फ़ा पॉजिटिव, कोणांक बीटा इज इक्वल पाई। अच्छा सॉरी, ये बोल रहा है अल्फ़ा का कोणांक और बीटा के कोणांक का एडिशन है वो पाई है। ठीक है, ऐसी अशून्य, तो देखें क्या ऐसी पॉसिबल है, अपन इसको एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको दे रखा है मोड इनका 1 है, तो एक को 1 मान लो, दूसरे को -1 मान ले,
या फिर इसको आयटा मान लो, इसको माइनस आयटा मान लो, ठीक है। ऐसे के बजाय अपन एक को मोड इनका 1 है, 1 - 1 मान लेते हैं, दोनों का इसका 0 हो जाएगा और इसका पाई हो जाएगा, तो दोनों का ऐड करेंगे तो पाई कोणांक आएगा, ठीक है। तो देखो यही, यदि मैंने माना अल्फ़ा इक्वल 1 और बीटा इक्वल -1, तो ये ऐसी संख्याएं होंगी, अशून्य है, समिश्र संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समिश्र ही है, रियल नंबर समिश्र संख्या ही होती है, दोनों अशून्य है। इनका मोड भी कितना आ रहा है, बीटा का मोड दोनों का हो रहा है 1 1 आ रहा है, ठीक है। इसका यदि अपन पता है इसका ये किस रियल लाइन पे पॉजिटिव पे है तो इसका 0 आएगा, और इसका ये यहाँ पे नेगेटिव पे आएगी तो इसका पाई आएगा। दोनों का अपन कोणांक क्या +0 + पाई कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। ये अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। तो बोल रहा है कि जो बोल क्या रहा है, अल्फ़ा किसके बराबर है, अल्फ़ा 1 के बराबर है, ठीक है। अल्फ़ा इसमें बीटा की फॉर्म में पूछा है, क्या बीटा बार के बराबर है, बीटा बार लगाएंगे अपन, बीटा का मतलब बीटा बार निकालेंगे तो -1 का ये तो -1 ही होगा, क्योंकि इसमें अपने आयटा वाला पार्ट 0 किया है। फिर तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड पे जाएं अपन, माइनस बीटा करें, माइनस बीटा बार, तो माइनस बीटा बार यानी -1 का बार करेंगे तो -1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सही कर रहा है अपने ऑप्शन को, ठीक है। बीटा के इक्वल तो नहीं है, तो ये इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई से हो जाएगा। यदि ऐसे नहीं करना चाह रहे अपन तो कैसे करें, हमने बीटा कोई मान ली और अल्फ़ा मान ली, मतलब हमने बीटा ये मान ली, ठीक है। जहाँ पे अब अल्फ़ा ये आ जाएगी, सीधा सा ये भी हमने बीटा को मान लिया r e⁻⁴ थीटा, थीटा मान लिया हमने आर्गुमेंट ऑफ बीटा, ठीक है। बीटा को माना है क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की फॉर्म में पूछी है, तो अल्फ़ा निकाल के लास्ट में बीटा की फॉर्म में निकालेंगे। बीटा को मान लिया r e⁻⁴ मान लिया, मोड ऑफ अल्फ़ा मोड ऑफ बीटा बराबर r हो गया, ठीक है, मान लिया है हमने, ठीक है। ये कि ये इन दोनों का मॉडुलस सेम ही तो आएगा, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने मान लिया कि इनका मॉडुलस बराबर है और r के बराबर है, इसका आर्गुमेंट थीटा है। हमने ये भी मान लिया कि आर्गुमेंट ऑफ अल्फ़ा और आर्गुमेंट ऑफ बीटा पाई है, हमने इसका आर्गुमेंट का कितना माना हुआ है, थीटा माना हुआ है, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये रख दो इसमें, अल्फ़ा का आर्गुमेंट बीटा के आर्गुमेंट मोड दोनों का बराबर है तो आ गया, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे भी कोस पाई माइनस थीटा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। पाई में से देखो ये पाई है, इसमें से थीटा घटाओगे तो as, तो इसमें कोस नेगेटिव आएगा, कोस माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे आयटा साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस बाहर निकाल लेंगे तो -r कोस माइनस आयटा थीटा, तो ये किसके इक्वल ये है, ठीक है। कैसे भी कर लो इसको। नेक्स्ट है, समिश्र संख्या को आयटा से गुणा करने पर संगत सदिश वामावर्त दिशा में किस कोण से घूमेगा, मतलब ये बोल रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हमने आयटा से गुणा कर लिया, ठीक है, किस कोण से घूमेगा। यार आयटा से गुणा कर लिया, मान लो कोई समिश्र संख्या मैंने 1 ले ली, ठीक है, इसको आयटा से गुणा कर लिया, ये आयटा हो गया, करने पर उसके संगत सदिश वामावर्त दिशा में, मतलब ये इसी सा है, ये हो गया, ठीक है। ये 2D बना ली मैंने, ये मैंने 1 ले लिया जो मेरी समिश्र संख्या है, इसको आयटा से गुणा कर लिया, तो ये पहले तो 1 थी, पहले ये क्या थी 1 थी, ठीक है, यहाँ पे थी, और ये इससे 0 कोण बना रही थी, ठीक है, क्योंकि भाई ये रियल लाइन पे तो 0 कोण बना रही है, सीधी सी बात है। इसका एंगल क्या है, 0 है, जब अल्फ़ा इक्वल 1 है तो एंगल 0 है। अब ये बोल रहा है कि संगत आयटा से गुणा किया मैंने इसको, तो ये नई क्या बन गई, अल्फ़ा को आयटा से गुणा किया, अल्फ़ा को मैंने आयटा से गुणा किया तो क्या बन गया, ये 1 × आयटा इक्वल आयटा बन गया। तो अब ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ से ये आयटा किस पे आएगा, इस पे आएगा, भाई कट्टी क्यों हो गया, तो ये क्या आ गया, आयटा आ गया यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस साइड किस कोण से घूमेगा, सीधी सी बात है 90 डिग्री के कोण से घूमेगा,
इसमें वामावर्त π/2 कोण से वामावर्त दिशा में घूमेगा। अब इसको, ये तो हमने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लिया कि अपने को देखो क्वेश्चन ये ऐसे ही करने होते हैं, मतलब ईजीएस्ट वे में अपने को ऑप्शन टिक करना होता है मिनिमम टाइम में, ठीक है। अब इसको यदि हमने माना प्रॉपर अपन उससे करें, फंडा से करें, अपना क्या कॉन्सेप्ट से करें, तो मैंने मान लिया कि z कोई क्या है, r e⁻ थीटा है, ठीक है। ये आयटा, इसको आयटा से, और आयटा के इक्वल क्या होता है, आयटा के इक्वल π/2 होता है। e⁻, मतलब इसका थीटा हो गया, क्या होता है, π/2 होता है। तो e⁻, π/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 cos π/2 प्लस आयटा sin π/2। तो आयटा z कितना हो जाएगा, मतलब इसको इसने आयटा की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आई थिंक आपके। नेक्स्ट है, समिश्र संख्या z को 1 प्लस आयटा से गुणा करने पर समिश्र तल में z का ध्रुवांतर किस कोण से घूमेगा। हाँ, वापस मन मान लो 1 प्लस आयटा से गुणा करो इसको, 1 को, देखो मैं वापस वही अपना एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। मैंने इसको मान लिया समिश्र संख्या क्या है हमारी, z = 1 है, ठीक है। तो ये z = 1 कहाँ पे आएगी अपनी, यहाँ पे आएगी। ये खुद, ये कितना कोण बना रही है, 0 कोण बना रही है। इसका आर्ग्यूमेंट थीटा = 0 है, ठीक है। z = 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको मैं 1 को 1 प्लस आयटा से करूँ तो कितना आएगा मेरा, 1 प्लस आयटा आएगा, 1 प्लस आयटा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी। इसका ये 1,1 ये संख्या यही है। इसको मैं एंगल वो करूँ, क्या बोलते हैं यार इसको, ध्रुवांतर रेखा, ये इसकी ध्रुवांतर रेखा होगी, से गुणा करने पर z का ध्रुवांतर किस कोण में घूमेगा, किस कोण से घूमेगा। तो ये फिर वापस एंगल निकालना है, ये वाला कितना होगा। तो ये वाला पहले 0 था, अब कितना हो गया देखो, 1 प्लस आयटा, तो मतलब tan इनवर्स b/a, फर्स्ट में ही है। तो tan इनवर्स tan π/4, तो ये कितना आ जाएगा, π/4 आ गया। और किस में, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो वामावर्त आंसर आ गया, वामावर्त में π/4 कोण से घूमेगा, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप चेंज करना चाहो कि वापस हमें तो बेसिक से ही करना है, कॉन्सेप्ट लगा के, कोई एग्जांपल सोचना नहीं है, वहाँ पे एग्जांपल ध्यान में आए नहीं आए, ये वो ऐसा कुछ हो, तो हमें क्या करना है कि हमें मानना है कि z = ये है एक समिश्र संख्या, ठीक है। इसको किसमें, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, पहले थीटा है, r e⁻ थीटा, ठीक है। इसको मैंने आइलर फॉर्म में लिख दिया। अब इसको 1 प्लस आयटा से आप लिखोगे, तो पहले 1 प्लस आयटा को क्या लिखो वापस, इसको मैंने आइलर फॉर्म में इसलिए चेंज करा ताकि अपने को मिनिमम टाइम में करने में मिनिमम टाइम लगे। तो इसको करेंगे तो इसका मोड z, तो √2 मोड, ये थीटा कितना आएगा, π/4, तो cos π/4 प्लस आयटा sin π/4, ठीक है। ये इसलिए करा है क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयटा, इसको इससे, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना ईजी रह जाएगा। तो √2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √2 r थीटा प्लस π/4 आ गया, ठीक है। पहले थीटा था, फिर थीटा प्लस π/4 हो गया, तो मतलब π/4 कौन से। नेक्स्ट है, सदिश z = 4 - 3 आयटा को क्लॉकवाइज में 180 डिग्री से घुमाया जाता है। इसकी लंबाई 3 गुना की जाती है, तो कौन सी समिश्र संख्या प्राप्त होगी। सीधा सा कर दो ना यार। देखो ये है 4 - 3 आयोटा, 4 पॉजिटिव है, मतलब इस पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड में नहीं आएगा, सेकंड में तो एक नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं, इसमें आएगा 4 - 3 आयटा। इसमें ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू -3 है। तो ये मान लो वाई की, एक्स की वैल्यू 4 मानो, तो यहाँ पे मान लो इसको 4 - 3 आयटा आया, ठीक है। इसको मिलाएं अपन। अब क्या बोल रहे हैं, इसको 180 डिग्री से घुमाया जाता है।
घुमा दो भाई 180 डिग्री से इसको। किधर? क्लॉकवाइज, मतलब जिस साइड में घड़ी घूमती है, घड़ी ऐसे ही तो घूमती है ना। तो इस साइड में इसको 180 डिग्री घुमाया मैंने, तो ये कितना हुआ, ये इधर आ गया, तो ये इधर का आएगा 180 डिग्री इसको घुमाया मैंने, तो इस क्वाड्रेंट में दोनों क्या आएंगे, माइनस का तो 4 आएगा और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यही होता है। तो अब इसको बोल रहा है इसकी लंबाई को 3 गुना और की जाती है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, माइनस का 12 प्लस 9 आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसा नहीं करें तो क्या करें, वही करें जो ई रेस्ट पावर आएटा थीटा वाला जो ये करा हुआ है। z को दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री से घुमाने पर प्राप्त z1 बराबर e की पावर माइनस पाई आएटा, मतलब पहले z था, फिर माइनस मतलब ई रेस्ट पावर माइनस पाई से क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। इधर से पॉजिटिव आएगा एंगल में, ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसने क्या करा, इसको घुमा दिया z को, तो ये नया बन गया। तो इसने इसको, ये z की वैल्यू अपने ये है, इसकी वैल्यू ये आ गई, ये -4 + 3 आइटा आ गया, इसको 3 गुना कर दो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे नहीं लगता कि ये वाला ज़्यादा मेथड सही है, मतलब मेथड इजी है, मुझे नहीं लगता ऊपर वाला मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है। अब ये वाला भी थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये बहुत कम नोट्स में है। समिश्र संख्या की ज्यामिति, क्या बोल रही हूँ मैं, ज्यामिति। Pz1 Qz2 के मध्य दूरी PQ है, ठीक है, हमें पता है z1 - z2 हो जाएगी का मोड। इनकी मध्य दूरी ऐसे निकालते हैं, ये भी पता है भाई हमें, निकाली अपन ने। फिर बोल रहा है Pz1 + Qz2 को मिलाने वाले रेखाखंड को ठीक है। नेक्स्ट है ये पॉइंट, ये इसने निकाल के दिखा दी एग्जाम्पल से। ऊपर कितनी बार तो यूज़ में आ गया ये चीज़, और अभी एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं यहाँ पे। Pz1 और Qz2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m1:m2 में, मतलब ये बोल रहे हैं, ओके। ये जैसे अपन बोलते थे अंत विभाजन और बाह्य विभाजन, अपन रियल एनालिसिस में बोलते थे, रियल पढ़ते हैं तब, कि ये P है, ये Q है, इसको ये कोई पॉइंट है जो 2:1 में विभाजित कर रहा है। पहले मुझे 2:1, मतलब इसको ये 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो हम इसके निर्देशांक कैसे निकालते थे, इसको m1 मानते थे, इसको m2 मानते थे। इसके निर्देशांक x1 x2 x1 y1, इसके x2 y2। तो इसका x निर्देशांक हम क्या करते थे, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ऐसे करते थे ना। और y वाला है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ये इसके निर्देशांक आते थे, राइट। तो ऐसे ही बोला है कि इसमें Pz1 व PQZ को मिलाने वाली रेखाखंड को m1:m2 में विभाजित करता है, अंत विभाजन। तो सेम वही हो गया ना, बहिर्विभाजन करने के लिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट है घूर्णन प्रमेय, दैट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक सो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है। कितने क्वेश्चन और रह गए, लंबवत शुद्ध काल्पनिक संख्या तो ओके, आज कंप्लीट हो जाएगी, 51 पेज है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये लास्ट में पहुंच गए अपन फाइनली। मैं कब से बोल रही थी ख़त्म हो जाएगा, बट आज हो जाएगा। और तो संडे को अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके IIM वालों के जो हैं, IIM कोचिंग सेंटर की बुकलेट से क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे वीडियो पे अभी कभी 1 व्यू आता है, कभी 2 व्यू आते हैं। मुझे नहीं पता ये व्यूज़ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बट जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें मुझे भी लग रहा है, मेरी भी मतलब मेरे लिए भी ये बहुत सही लग रहा है। और जो देखे, जिसको समझ नहीं आ रहा, उसको मटेरियल नहीं मिल रहा बिना पैसों के, उस तक ये पहुँचे तो भी बहुत सही है। मुझे लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो मतलब
मेरा टाइम जा रहा है, ऐसे वैसे मैं नेगेटिव नहीं सोच रही बिल्कुल भी, बट मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, मेरी ही चीज़ें मैं सही कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे, उनको इजीली मटेरियल अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें इकट्ठा करने के लिए पैसे भी बहुत लगाए हैं। लाइक अभी मैं 21,000 की फ़ीस भर चुकी हूँ मैं कलाम की फ़र्स्ट पेपर के लिए, ओके। और मैं वही मटेरियल में भी मैं थोड़ा स्पीडली बता रही हूँ, या फिर आप एफ़र्ट्स लगाओ तो आपको भी वो इजीली मिल जाता है। मैं मेरे चैनल पे ही उनको फ्री में अपलोड कर रही हूँ जो मैं पढ़ के आ रही हूँ, और प्रॉपर मेरे नोट्स अपलोड कर रही हूँ, तो जिसको मिलेगा उसको बेनिफिट तो होगा, बट पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी मुझे वो नहीं है। चलो ये सब छोड़ो, अपन बात कर रहे हैं रोटेशन थ्योरम की। घूर्णन पर में रोटेशन थ्योरम ये बोल रहा है कि ए और बी क्या है, ए बी कोई रेखा है जहाँ पे ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है। ए बी ये यहाँ से थीटा से, ये सॉरी पॉजिटिव, यहाँ मैं फिर से बना दे रही हूँ ना इसको, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए कोई पॉइंट है ये वाला, बी पॉइंट है ये वाला, तो ये कोई रेखा है ए बी, ठीक है। ये Z1 पॉइंट है, ये Z2 पॉइंट है। ये इससे इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है, सपोज़ यहाँ पे फाई आ रहा है, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी इक्वल फाई दिखा दिया, और रेखा ए बी क्या होगी, Z2 माइनस Z1 होगी, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरी रेखा है जो ए और सी है, मतलब कोई तीसरा पॉइंट है सी, तो ये दूसरी रेखा है ए सी, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है, थीटा मान लो, ठीक है। तो ये सी हो गया, से Z3 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, इसका थीटा है। तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों रेखाओं के बीच का, वो क्या होगा, थीटा माइनस फाई होगा, मतलब बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल निकाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई होगा, किसके बीच का कोण, कोण अल्फ़ा, इन दोनों के बीच का ये वाला कोण थीटा माइनस फाई होगा। इस थीटा माइनस फाई को कैसे निकाला है, थीटा का क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए सी, और फाई क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए सी के बीच का कोण मतलब ए सी का आर्ग्यूमेंट, और ये क्या है, ए बी का आर्ग्यूमेंट। तो अपने को पता है ये Z है कोई, ये Z2 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 किसके इक्वल होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 के। तो यहाँ पे ये ए सी अपॉन बी सी जो नेगेटिव होता है अभी नीचे आ जाएगा। तो ए सी क्या माना था अपन ने, ए सी हमने क्या माना है, ए सी को माना था कि ऊपर देखो ए सी क्या है, Z3 माइनस Z1, और ए बी क्या है, Z2 माइनस Z1। तो यही हो गया अपना घूर्णन पर में, कि यदि ए देखो यहाँ पे दोनों जो कॉमन है वो माइनस में जा रहा है, सी वाला यहाँ ऊपर आ रहा है, Z3 माइनस Z1। Z1 किसका है, Z1 है ए का निर्देशांक, Z2 क्या है, Z2 किसका है, बी का, और Z3 क्या है, सी का। तो Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन बनाए इसने, Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तब ए बी व ए सी के मध्य कोण, तो ए बी व ए सी के, अब वही बात वही होगा, क्योंकि यही बन रहा है, ए बी और ए सी कॉमन कौन है, ए है कॉमन, तो ए किस एंगल किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। तो ये क्या होगा, Z3 में से Z1 निकालेंगे, Z2 में से Z1 निकालेंगे, इनका आर्ग्यूमेंट। यदि बिंदु ए बी सी संरेख हैं तो ये एंगल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जो कॉमन वाला है वो Z1 का एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। यदि रेखा ए बी व सी डी के मध्य कोण, आर्ग्यूमेंट ऑफ, सॉरी ये छोड़ो, ये दो रेखा दे दी अलग अलग क्वेश्चन। फर्स्ट है रेखा ए बी व बी सी डी के, ए बी व सी डी के मध्य कोण, तो पहले ए बी सी डी, ठीक है। तो इनके मध्य कोण क्या निकालेंगे अपन, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, ठीक है, अपॉन Z4 माइनस Z3, ये आएगा। नेक्स्ट है लंबवत हो, तो इनका लंबवत क्या होता है, जब ये लंबवत कब होंगे, जब
पाई बाई 2 होगा इनके बीच में कोण, तभी तो होता है लंबवत। तो थीटा पाई बाई 2 मतलब आर्ग्यूमेंट ये हो गया। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या करा है इसने, पाई बाई 2 को वैसे लिखा है, एक सेकेंड, आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 के इक्वल है इनके मध्य। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास एक जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, जिसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 है और इसकी मोड क्या है, आर है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये कोस थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये इसकी 1 आ जाएगी। तो आर 0 प्लस आयटा 1, तो यहाँ से ये आयटा आर हो जाएगा। मतलब Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z3 एक काल्पनिक संख्या होगी, शुद्ध काल्पनिक संख्या, मतलब जिसमें रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, तभी ये क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, समांतर होगा तो उल्टा मान लो, शुद्ध वास्तविक संख्या। ओके, ये अपन कर लिए थे, ये वाला संभव त्रिभुज है। तो इसके लिए Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये भी हो गया था। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो Z1 प्लस Z3 मतलब अब इसका इसके साथ में एडिशन, इसका इसके साथ में एडिशन, तो ये भी हो गया था। अब ये बोल रहा है कि यदि Z0 परिकेंद्र है, Z1 Z2 संभव त्रिभुज है और इसका परिकेंद्र मतलब जिससे ये तीनों कट करते हैं, इसकी माध्यिकाएं जहाँ पे, वो परिकेंद्र हो गया। तो यहाँ पे अंतकेंद्र होता है ना, वो तो चलो ये भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर का ये जो परिकेंद्र का निर्देश, उसका थ्राइस, ठीक है। सरल रेखा के लिए ये होता है, ये हमने कर ली क्या, नहीं ये एक्स्ट्रा है कि इनसे क्वेश्चन आ जाए, तो इनसे क्वेश्चन क्यों आएगा इस 12th बेस पे, क्या पता, कुछ आइडिया नहीं आरपीएससी का। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, जेड बी बार प्लस जेड बार बी। हमने वर्त का समीकरण भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए जेड जेड बार प्लस, नहीं हमने पढ़ा था जेड जेड बार, ये पढ़ा था क्या, प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी, ऐसे कुछ पढ़ा था मुझे जहाँ तक ध्यान में। तो यदि जेड जेड बार वाला 0 हो जाए, मतलब एक्स और एक्स स्क्वायर का 0 हो जाए कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो क्या बचेगा, ए बी बार प्लस ए बार मतलब जेड बार बी इक्वल सी बचे। तो ये क्या है, सम्मिश्र संख्या, ये क्या है, इक्वेशन है किसकी, सरल रेखा की। और ये बताया था मैंने, इतना सब क्यों, ये डायरेक्ट याद करने वाले पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली ये आते हैं जब कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं ना, कॉलेज वाले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें आते हैं ये सब। प्रतिलोम बिंदु, पी का प्रतिलोम बिंदु क्यों होगा, यदि, मुझे नहीं लगता ये सब करना चाहिए, इसको छोड़ दो इतने को, क्योंकि अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज कॉम्प्लेक्स ख़त्म होगी, कल से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मतलब कल तो आई थिंक हम करेंगे क्वेश्चंस, 2 दिन क्वेश्चंस रख लें, 2 दिन अपन क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद में हम करेंगे क्या, संडे को मैं लेक्चर डालूँ नहीं डालूँ, लास्ट संडे को देखा था डाला था या नहीं डाला, देखूँगी, उसके बाद मैं सोचूँगी नेक्स्ट। चलो अभी